हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम मध्य प्रदेश की जनजाति टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें हमने दो टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक जनजातियों की संवैधानिक स्थिति, दूसरा टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई जिसमें जनजाति से संबंधित कुछ फैक्ट और संस्थाओं के बारे में आपको बताया। आज से मैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें सबसे पहली जनजाति आपको पढ़ाने वाला हूं गोंड जनजाति। देखिए, इसमें बहुत सारा फैक्ट है, बहुत कुछ याद करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 1-1.5 घंटा की सारी वीडियो मैं पूरा मुश्किल से इसको मैं 25-30 मिनट में कवर कर दूंगा। वैसे पढ़ाने में 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन चूंकि मैंने पहले से ही लिख दिया है इसलिए आपको केवल इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद समझते चलना है। हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के भीतर हम अपनी पूरी गोंड ट्राइब को कंप्लीट कर लें। तो यदि हम बात करें कि गोंड का अर्थ क्या होता है, तो गोंड जनजाति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से आया है। ये जो गोंड शब्द है ये तेलुगु भाषा के कोंड से आया है और कोंड शब्द का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। अर्थात ऐसे लोग जो पहाड़ों पर रहते थे उन्हें कोंड कहा गया और कोंड का ही परिवर्तित रूप है गोंड। तो पहला यही क्वेश्चन आएगा कि गोंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पर्वत या पहाड़ है। फिर क्वेश्चन आएगा पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है, गोंड जनजाति है। इसके बाद इनका एक अदर नाम है जो ये लिखा हुआ है कोयतोर। इसका अर्थ भी होता है पहाड़ों पर निवास करने वाले। और मजेदार बात है कि गोंड जनजाति के व्यक्तियों से आप गोंड कहेंगे तो उतना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमसे आप कोयतोर कहिए। यदि आप उनसे कोयतोर कहकर पुकारेंगे उनको तो वो बड़ा अच्छा फील करते हैं, आपको सम्मान देंगे, और गोंड कहकर बुलाओगे तो वो उतना सम्मान देते नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गोंड जनजाति के व्यक्ति स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो आंसर होगा कोयतोर। अब यदि हम इनके इतिहास की बात करें कि गोंड जनजाति क्या मध्य प्रदेश की जनजाति है, प्राचीन काल से ही क्या वो मध्य प्रदेश में रह रही है, नहीं। गोंड जनजाति दक्षिण भारत में रहती थी और ऐसा माना जाता है कि 5वीं-6ठी शताब्दी के बाद ये दक्षिण से उत्तर की ओर आई और आज वर्तमान में ये सतपुड़ा विंध्य पर्वत यानी कि नर्मदा नदी के लेफ्ट और राइट साइड पर निवास करती है। वैसे तो गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर भी इसका सर्वाधिक घनत्व बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, डिंडोरी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इसके बाद यदि मैं आपके इतिहास का बात करूं तो ये गोंड जनजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। इसका अपना एक इतिहास है। एक समय पर मेडिएवल टाइम पीरियड में मध्यकालीन इतिहास के समय इनकी खुद की रियासत थी जिसकी स्थापना जादूराई नामक व्यक्ति ने की। इसके पहले राजा यादव राव हुए और इसके बाद एक से बढ़कर एक शासक इस जनजाति में हुए। तो आपने एक नाम सुना होगा इस जनजाति का सबसे प्रतापी शासक संग्राम शाह, जिसने 52 किले जीते। संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह, जिसकी शादी चंदेल शासिका रानी दुर्गावती से हुई और फिर रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में आप जानते हैं। इसके बाद रानी कमलापति, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये पूरी गोंडवाना रियासत के प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख शासक हैं। जब मैं आपको गोंडवाना रियासत पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्या युद्ध किया, किसने क्या किला बनवाया, क्या राजधानी थी, कौन पहला था, कौन अंतिम था, सारे टॉपिक हम वहीं कवर करेंगे। अभी आपको केवल इतिहास ये पता करना है कि ये जनजाति दक्षिण भारत से आई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में इसका निवास स्थान है। इस जनजाति का एक समय अपने इतिहास में इसका राज्य था, गोंडवाना रियासत के नाम से जाना जाता था। इसके ये प्रमुख राजा लिखे हुए हैं। इसके बाद यदि मैं जनजाति व्यक्तित्व की बात करूं तो कुछ तो मैंने आपको पढ़ाई दी है, कुछ जनजाति व्यक्तित्व के बारे में अभी आपको डिस्कस करता हूं जो गोंड जनजाति से संबंधित है। पहले व्यक्ति दादा हीरा, ये लिखा हुआ देखिए, दादा हीरा सिंह मरकाम। दादा हीरा सिंह मरकाम ये कौन थे? ये एक विधायक थे। इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की और स्वतंत्र भारत के पहले गोंडवाना जनजाति के ये विधायक बने। अभी हाल ही में 2 वर्ष पूर्व इनकी शायद 2020 लास्ट 2020 में इनकी डेथ हुई है। तो आपसे पूछेगा दादा हीरा सिंह मरकाम का संबंध किस जनजाति है, तो किस जनजाति से, तो आप बता देना गोंड जनजाति से है।
और क्या किया था इन्होंने, एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जीजीपी और ये उसके विधायक थे। इसके बाद एक नाम और है शहीद बादल भुई। इनका संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से है। इन्होंने अंग्रेजी शासनकाल के समय जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया और अंग्रेजों के साथ कुछ मामलों में विद्रोह भी किया। अंग्रेजों की सरकार ने इनको जहर देकर मरवा दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलवाया, तो आंसर होगा शहीद बादल भुई ने। शहीद बादल भुई का नाम इतिहास में अमर है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छिंदवाड़ा में जनजातीय कला संग्रहालय बनाया गया है जो किसके नाम पर है, शहीद बादल भुई के नाम पर है। इसके बाद एक नाम और जिसके बारे में आपसे डिस्कस ही कर चुका हूं, जनगढ़ सिंह श्याम, बहुत बड़े पेंटर थे, जापान में इन्होंने फांसी लगाई थी। यदि आप जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली वीडियो को देखिए। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि गोंड शब्द का अर्थ क्या है, तो गोंड शब्द का अर्थ है पहाड़। ऐसी जनजाति जो पहाड़ पर निवास करती है उस जनजाति को हम क्या कहते हैं, गोंड जनजाति कहते हैं। इनका एक नाम और है जो क्या है, कोयतोर। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो यदि मैं बात करूं कि देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति है गोंड, जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक फैली हुई है। मुख्य रूप से आज वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका निवास स्थान है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। लेकिन क्वेश्चन यदि आए कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर है भील। देश में सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड हो जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, अब देखिए जनजाति समूह का मतलब है कि एक जनजाति और उसके अधीन आने वाली बहुत सारी उपजातियां। यदि जनजाति और उपजातियों को आपस में मिला लें तो ये पूरा कहलाता है समूह। तो यदि बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है, तो फिर आंसर होगा गोंड। देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो आंसर क्या आएगा, भील। मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख गोंडों की जनसंख्या है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है, तो सभी जिलों में पाई जाती है। मुख्य रूप से नर्मदा के उत्तर और दक्षिण में रहते हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, मंडला, डिंडोरी यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा गोंड लोग रहते हैं, तो आंसर आएगा छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति छिंदवाड़ा में सर्वाधिक है। इसके बाद हम बात करें कि गोंड के अंदर कौन कौन सी उपजाति आती है, तो देखिए गोंड जनजाति की उपजातियों को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो निवास स्थान के आधार पर उपजातियां और दूसरा ये लिखा हुआ है व्यवसाय के आधार पर उपजातियां। देखिए ये भी जनजातियां हैं लेकिन ये गोंड की ही उपजातियां मानी जाती हैं, यानी कि इनका विकास या ये गोंड से ही अलग हुई हैं। जैसे आपने भारत के अंदर बहुत सारी जातियां पढ़ी होंगी, एक जाति राजपूत सुना होगा कि राजपूत की एक ब्रांच रघुवंशी है। ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो आगे चल के उनमें से जातियों में ही विच्छेद होकर कुछ नई जातियां बन गई। तो गोंड थी, गोंड से ही अलग होते हुए चली गई। तो उपजातियों की बात करें तो कुछ उपजातियां यदि व्यवसाय के आधार पर मैं बात करूं तो अगरिया, परधान, ओजा, कोयला भूतेश और सोहलास है। अब आपसे इनके बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन आएगा अगरिया जनजाति किस जाति की उपजाति है, तो आंसर क्या होगा, अगरिया किसकी उपजाति है, गोंड। ओजा किसकी उपजाति है, गोंड। परधान किसकी उपजाति है, गोंड। कोयला भूतिस किसकी उपजाति है, गोंड। सोहलास किसकी उपजाति है, आंसर क्या होगा, गोंड। अब अगरिया के बारे में हम सब जानते हैं, गांव में ठंडों के समय या गर्मियों के समय आते हैं, तम्बू मम्बू गाड़ लेते हैं, छुई बेचते हैं और एक जगह पर आग जलाकर उसमें लोहे के उपकरण बनाते रहते हैं। गाँव में घूमते हैं, किसी को हसिया चाहिए, किसी को कुल्हाड़ी चाहिए, किसी को पंजा बजवाना है या किसी को किसी हथियार में धार निकलवाना है, यानी कि इनका काम क्या है, लोहे का कार्य करते हैं। अगरिया के बारे में क्वेश्चन आएगा, ये क्या कार्य करते हैं, तो लोहे का कार्य करते हैं। अगरियाओं के प्रमुख देवता हैं लोहासुर, निवास स्थान है इनका धधकती हुई आग।
तो समझिए इनका पूरा बिजनेस किससे है, लोहे से है। और पूरा बिजनेस लोहे से, इसलिए लोहे को पिघलाने का काम करेंगे, पिघला के अपने आकार में डाल देते हैं। इसलिए इनका जो देवता है वो देवता भी ये लोहासुर को ही मानते हैं। और लोहासुर कहाँ रहते हैं, आग में रहते हैं, धधकती हुई आग में रहते हैं। इसके बाद दूसरी उपजाति के बारे में मैंने बात की, वो थी परधान। तो गौंड जनजातियों का जो पुजारी वर्ग है, जिसका काम है पूजा पाठ करना, उन्हें कहते हैं परधान। इसके बाद ओझा। देखिए ये जनजाति या कोई भी जनजाति हो, अंधविश्वास में बहुत विश्वास करती है, जादू टोना में बहुत विश्वास करती है। एक ट्राइब थी संथाल। 1856 में संथाल मूवमेंट भी हुआ। अंग्रेजों के साथ संथाल जनजाति के लोगों ने आंदोलन किया। 10,000 संथाल बढ़िया से मुंडी मुंडी की पूजा करके आए और बोलते हैं कि अंग्रेजों की बंदूकों से पिचकारी निकलेगी और हमारे 3 कमानों से आगे बरसेगी। 10,000 संथालों को अंग्रेजों ने एक लाइन लगा के मार दिया। ये जनजातियां काफी पिछड़ी होती हैं, विकास क्रम में पिछड़ गई हैं, तो अंधविश्वासों में इनका बहुत विश्वास होता है। तंत्र मंत्र में बहुत बिलीव करती हैं, जादू टोना में बहुत बिलीव करती हैं। तो आपसे पूछेगा गौंड की वो उपजाति कौन है जो जादू टोना तंत्र मंत्र का कार्य करती है, तो वो आंसर है ओझा। तो अभी तक 3 पढ़ ली, आगड़िया, परधान, ओझा। इसके बाद है कोयला भूतेश। आपने देखा होगा गांव में, नगरों में कुछ ग्वाल वाल टाइप से आते हैं, मुकुटा लगा के डांस करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, घर घर आते हैं, कुछ पैसे मांगते रहते हैं। तो नगरों के अंदर जा जाकर जो गाना वाना गाते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो गौंड की कौन सी उपजाति है, तो वो है कोयला भूतेश। और एक लास्ट बच्ची जो लकड़ी का कार्य करते हैं, जो बड़े ही होते हैं, उनका नाम है सोहिलास। ये लिखा हुआ है सोहिलास। तो गौंड की यदि मैं बात करूं व्यवसाय के आधार पर 5 उपजातियां हैं। अगरिया लोहे का काम करती हैं, प्रमुख देवता लोहासुर। परधान पुजारी वर्ग है। ओझा तंत्र मंत्र का काम करते हैं। कोयला भूतेश शहरों में जा जाकर नृत्य करते हैं। और सोहिलास जो बढ़ई का काम करते हैं। अब यदि हम बात करें कि गौंड जनजाति निवास के आधार पर उसकी कितनी उपजातियां हैं, तो इसकी 3 उपजातियां मुख्य रूप से हैं। तो पहले तो लिखा हुआ है राजगौंड, दूसरी उपजाति है धुरगौंड और तीसरी है मुड़िया या माड़िया। मुड़िया या माड़िया मध्य प्रदेश में एक कम पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो यदि हम बात करें कि राजगौंड कौन होते हैं, धुरगौंड कौन होते हैं और मुड़िया और माड़िया क्या होते हैं, देखिए अभी मैंने आपको गौंड का इतिहास बताया हल्का सा कि इनकी एक रियासत थी जबलपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में गोंडवाना रियासत थी जो काफी बड़े एरिया में फैली हुई थी। एक से चढ़ते एक महान शासक हुए जिसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, कमलापति, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे नाम है। तो गौंड जनजाति के क्या सभी लोग राजा होंगे? नहीं, कुछ वर्ग जो शासक था आज वर्तमान में उनके पास बहुत जमीन है, उनको कहते हैं राजगौंड। वर्तमान में यदि आपसे पूछे राजगौंड कौन है, तो बहुत बड़े भूस्वामी वर्ग है। और पूर्व काल में जब देश आजाद नहीं था उससे पहले ये क्या थे, तो ये शासक वर्ग थे। कहां के शासक थे? गोंडवाना रियासत के शासक थे। इसके बाद दूसरे लिखे हुए हैं धुरगौंड। धुरगौंड कौन थे? प्राचीन समय में इन्हीं शासकों के अंतर्गत सेना में जो काम करते थे वो धुरगौंड कहलाते हैं। आज वर्तमान में ये सामान्य वर्ग है। सामान्य का मतलब ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास। और जो लास्ट लिखा हुआ है मुड़िया या मांडिया, ये पिछड़े, सबसे पिछड़े गौंड है। इनके पास ना जमीन है ना कुछ है, यही रहते हैं पहाड़ों पर। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं कि गौंड जनजाति पितृसत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक है, तो यहां पर भी पैट्रियार्की देखी जाती है। देखिए पितृसत्तात्मक का सीधा अर्थ होता है, आप कुछ लोग सोचते हैं कि पिता की चलती है, कुछ लोग सोचते हैं माता की चलती है, ऐसा नहीं है। एड्रेस किसके नाम पे चल रहा है? घरों में महिलाओं की चलती है, बाहर पिताओं की चलती है। तो हमसे पूछेंगे कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक, तो यदि लोग आपसे एड्रेस अपनी मम्मी के नाम पे पूछ रहे हैं तो फिर मातृ सत्तात्मक है। पापा के नाम पे एड्रेस चल रहा है तो पितृसत्तात्मक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा समाज किस ओर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो गौंड है उनके गांव का मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? गोटिया कहते हैं। देखिए एक ही जिले में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, इसलिए आगे एक जनजाति हो रहा है कि उसके मुखिया को भी गोटिया ही कहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उपजातियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य। तो नृत्य लिखे हुए कर्म नृत्य, सजनी नृत्य, दीवानी नृत्य, बिरहा नृत्य, सुगा और सैलाब। अब दिक्कत ये है कि इतने नृत्य कैसे याद होंगे? तो कुछ नहीं है,
4-5 बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने के बाद आप इसके प्रीवियस इसके क्वेश्चन लगाइए, तो आपको एक स्टार मार्क करके लिखा हुआ एक कर्म नृत्य मिलेगा। दूसरा सुगा और सैला नृत्यों के बारे में आपको कई बार क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। अब कर्म नृत्य इसका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला तो ये नृत्य स्त्री प्रधान है, सुगा सैला भी स्त्री प्रधान है। स्त्री प्रधान का मतलब क्या है? इन नृत्यों को कौन करता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य के बारे में एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब ये डांस किया जा रहा है तो इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उस वाद्य यंत्र का नाम है मानधर। तो कर्मा नृत्य स्त्री प्रधान है, वाद्य यंत्र क्या है? मानधर है। और देश का पहला आदिवासी नृत्य ऐसा है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला आदिवासी नृत्य कौन है? तो वो कर्माई है। कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गौंड। सुगा, सैला, दीवानी, सजनी, ये भी किस जनजाति के नृत्य हैं? तो देखिए लिखा हुआ है सजनी, दीवानी, बिरहा, सुगा, सैला, ये भी किस जनजाति के नृत्य हैं? गौंड के हैं। बार बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार बार देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, देखकर क्वेश्चन लगाएंगे, बिना देखे लगाएंगे, हो जाएगा। सुगा सैला याद रखना, और कर्मा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वाद्य यंत्र का नाम याद रखना है मानधर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है ये। इसके बाद बात करें कि मेले कौन कौन से हैं, तो इस जनजाति के जो बहुत फेमस फेस्टिवल हैं वो है मेघनाद, मड़ही और तमाशा। देखिए आपसे पूछेगा कौन सी जनजाति है जो मेघनाथ की पूजा करती है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा आंसर क्या होगा। तो मेघनाथ फेस्टिवल, मड़ही फेस्टिवल और तमाशा फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर होगा गोंड। अब इसके बाद बहुत सारी विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं इस जनजाति में, जिसमें से प्रमुख विवाह में से एक है दूध लौटावा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता कि दूध लौटावा विवाह होता कैसे, बस ये पूछेगा कौन सी जनजाति में दूध लौटावा विवाह प्रचलित है। तो दूध लौटावा का मतलब है बुआ और मामा के लड़के लड़कियां भी आपस में शादी कर सकती हैं। मामा के लड़के लड़कियों की शादी हो जाएगी, बुआ के लड़के लड़कियों से शादी हो जाएगी। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? दूध लौटावा विवाह कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है लम सेना विवाह। लम सेना विवाह एक सेवा विवाह भी है। इसमें क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा यदि वधु पक्ष को देने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूल्हा यानी कि वर लड़की वाले के यहाँ ससुराल में रहेगा और उनकी सेवा करेगा। ऐसा विवाह सेवा विवाह या लम सेना विवाह बोला जाता है। और एक है पिठोनी विवाह। पिठोनी विवाह से तात्पर्य है इसमें लड़की बारात लेके जाती है दूल्हे के घर, लड़की बारात लेके जाती है, वो पिठोनी विवाह है। लड़का ससुराल में रहने लगता है, सास ससुर की सेवा करने लगता है, वो लमसेना विवाह है, उसी का दूसरा नाम सेवा विवाह है। और यदि मामा मामी की लड़के से शादी कर सके, बुआ की लड़का लड़कियों से शादी कर सके, तो ऐसा विवाह कहलाता है दूध लौटावा विवाह। इसमें एक बहुत विवादास्पद प्रथा चलती है, उसका नाम है घोटुल प्रथा। काफी विवाद है इसके ऊपर, इतना डिबेट है कि इससे रेप हो रहे हैं। आज वर्तमान में ये बैन है। तो ये क्या है? घोटुल प्रथा है, एक संस्था है। इसमें होता क्या है? शादी से पहले लड़का और लड़की संस्था में जाते हैं और शादी से पहले यौन संबंध बनाने की उनको अनुमति होती है। यानी शादी से पहले भी आप यौन संबंध बना सकते हैं। वर्तमान में इसका मिसयूज होने लगा था, इसलिए कुछ जगह पर इसको बैन कर दिया गया है। तो घोटुल प्रथा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किस जनजाति में मनाई जाती है या किस जनजाति की प्रथा है? तो गोंड जनजाति की है। होता क्या है? शादी से पहले युवक और युवतियों को शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन मिल जाती है, यहाँ पे जाके वो बना सकते हैं। अब धार्मिक स्थिति क्या है? देखिए जादू टोना में, तंत्र मंत्र में काफी बिलीव करते हैं। इनके जो सर्व प्रमुख देवता हैं वो दूल्हा देव को मानते हैं। सर्वप्रमुख देवता का नाम है दूल्हा देवता। दूल्हा देवता के अलावा भूमि के देवता हैं जो जमीन ममीन को पूजते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह ही हल है। तो जो जमीन को पूजते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, वो मानते हैं कि वो ठाकुर देव हैं, ठाकुर देव की पूजा कर रहे हैं, मतलब वो जमीन की पूजा कर रहे होंगे। और एक अन्य देवता है जिनका नाम लिखा हुआ है बूढ़ा देव। तो आपसे पूछेगा गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो आप आंसर बताना दूल्हा देव। जमीन की पूजा करते हैं, भूमि के देवता कौन है? तो ठाकुर देव हैं। अन्य देवता हैं बूढ़ा देव। अब देखिए ये झूम कृषि करते हैं, चूंकि ये पहाड़ों पर रह रहे हैं
तो ये क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं या फिर उनमें आग लगाते हैं। जंगलों को काटकर आग लगाकर कृषि योग्य भूमि का विकास करते हैं, खेती करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे के जंगलों को काटते हैं। ऐसे करते करते फिर पूरा साइकिल घूमता है। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि झूम क्रॉप या कहें झूम खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती करते हैं, सारी जनजातियां झूम खेती करते हैं, और गोंडों के द्वारा की जाने वाली झूम खेती क्या कहलाती है, बारी कहलाती है। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मृत्यु गान होता है। एक जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो मृत्यु गान होता है, जिसका नाम है खहुल पाता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गोंड जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की, पुरुष या महिला की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद एक मृत्यु गान गाया जाता है, जिसका नाम क्या है, खहुल पाता। और इस जनजाति में दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं पाई जाती हैं। कुछ लोग दफनाते भी हैं, कुछ लोग जलाते भी हैं, लेकिन डेथ के बाद जो गान गाया जाता है, जो बुलाव होता है, उसका नाम है खहुल पाता। इसके बाद इनके यहाँ पे अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व है। अतिथि आएंगे, बढ़िया दारू वारू पार्टी करेंगे, खूब मांस मदिरा खाते हैं, और अतिथियों को रोकने के लिए एक बहुत स्वच्छ जगह, अलग कमरा व्यवस्थित होता है, घर में अलग कमरा बना के रखते हैं। पूरे मकान से सबसे साफ जो कमरा होगा वही अतिथियों का होगा, और ये अतिथि के रूम को बोलते हैं बंगला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अतिथियों का रूम अलग होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, बंगला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इस जनजाति में पूजनीय वृक्ष कौन से हैं, तो ये पीपल को काफी पूछते हैं। इनका मानना है कि इनके जो प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव, उनका निवास स्थान क्या है, पीपल है। इसके बाद अन्य देखिए महुआ की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे रस की प्राप्ति होती है। और एक जानवर की पूजा करते हैं, वो है सांप। सांप की पूजा करते हैं। जानवर आएगा तो आंसर हो जाएगा सांप, यदि पेड़ों का आएगा तो पीपल और महुआ। इसके बाद यदि बात की जाए, एक वर्ड लिखा हुआ है नोहे डोर पेंटिंग। आपसे पूछेगा नोहे डोर पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है, तो गोंड जनजाति से है। और दीवारों पर उकेर उकेर कर जो चित्रकारी की जाती है, उस चित्रकारी को क्या कहा जाता है, नोहे डोर पेंटिंग। अब देखिए गोंड जनजाति में क्या बचा है, गोंड जनजाति में बचा है शारीरिक संरचना। तो गाल चपटे होते हैं, मोटे होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे। इधर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उस टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे मेंस वाले में कि गोंड जनजाति की विशेषताएं क्या हैं उसमें। अभी जितना आपको पढ़ाया है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कोशिश कीजिए 2-3 बार इसको पढ़कर प्रीवियस इसके क्वेश्चन लगाइए, और कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको छुड़ाया है, सब कुछ आ गया। कुछ लोगों के मन में क्या रहता है कि मैं रट लेता हूं कि उनका आकार कैसा, कभी नहीं पूछेगा कपड़ा कैसा है, वो हम मेंस में डिस्कस करेंगे, वहां आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसको बार बार पढ़िए, देख के क्वेश्चन लगाइए। और अब इसमें आपसे पूछें कि आपने सर वो इतिहास में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनके बारे में तो नहीं बताया। देखिए मैं आपको गोंड रियासत पढ़ाने ही वाला हूं। गोंड रियासत में वो सारे राजाओं का जिक्र आएगा, कब बने, कौन किसका बेटा था, वाइफ का नाम क्या था, कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, अभिलेख किस भाषा में, सारी जानकारी हमको मिलने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम को बचाया है, इसलिए उनके बारे में डिस्कस नहीं किया। बाकी आपको 3 व्यक्ति याद रखना है, शहीद बादल भोई, और जिन्होंने जीजीपी पार्टी की स्थापना की थी दादा हीरा सिंह जी, और जनगण सिंह श्याम। बाकी जितने जनजातीय व्यक्तित्व थे उसके लिए मैं अलग वीडियो बना ही चुका हूं, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ये थी पूरी गोंड जनजाति। फटाफट इसका रिवीजन कीजिए, और मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे भील जनजाति। नमस्कार।